शायद आवाज़ का इशू आ गया था, है ना? अभी तो टेक्निकल टीम की तरफ बताया गया, मैं रिपीट कर दूंगा ये पूरी बात, है ना? मैं पूरी बात रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ठीक है? मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरी बात। थर्ड फेज में हम लोग हैं कि 1953 में, लिखेंगे आप, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। जो मैं लिखा रहा हूँ लिख लीजिएगा, कोई सवाल इशू होगा तो मैं एड्रेस कर दूंगा। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इस आयोग की अनुशंसा पर इस आयोग की अनुशंसा पर अनुशंसा पर 14 राज्य इस आयोग की अनुशंसा को केंद्र में रखते हुए, ठीक है, कैसे लिखिएगा, इस आयोग की अनुशंसा को केंद्र में रखते हुए 14 राज्य 14 राज्य एवं 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। 14 राज्य एवं 6 संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। ठीक है, इस प्रकार रियासतों का पृथक पहचान रियासतों का पृथक पहचान समाप्त हो गया। रियासतों का पृथक पहचान समाप्त हो गया। ठीक है, अब जाकर के क्षेत्रीय एकीकरण आपका यहाँ पे पूर्ण होता है, रियासतों का विलय की बात करें तो हम। ठीक। अब देखो, आज हम लोग क्या देखते हैं, 28 मान लो राज्य है भारत में हमें ये नहीं पता कि कौन से रियासत था, नहीं था। ठीक है, तो बहुत कम रियासत, जैसे कश्मीर एक राज्य, अभी तो राज्य का दर्जा भी नहीं है। राजस्थान, आप समझ लो दो ऐसे हैं जो एक तरह से रियासत वाले राज्य हैं, बाकी तो ठीक है, बाकी सब में कुछ ना कुछ चीज़ों की मिलावट हुई है, ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ रहा है। 56 का जो पुनर्गठन आयोग था ये काफ़ी बड़े पैमाने पे हुआ था। अब संविधान में क्या किया गया संशोधन करके, एक राज्य होंगे, प्रांत होंगे और एक यूटीज होंगे, संघ शासित, यानी पृथक पहचान रियासतों की खत्म। तो जून 47 में एक विभाग बनाया गया था, रियासती विभाग, और 10 वर्षों के भीतर रियासतों की पृथक पहचान समाप्त कर दी। रियासतों का भारतीय संघ में पूरी तरह से विलय, एकाकार कर लिया गया। प्रीवी पर्स वगैरह के बारे में उल्लेख होता है, 1971 में जाकर उसको समाप्त किया गया था इंदिरा जी के समय, वो अलग बात है। तो रियासतों के विलय के आपके ये 3 चरण हो गए। ठीक, हम लोग कैसे चल रहे हैं, हम लोग इस समय बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इस समय क्षेत्रीय एकीकरण, रियासतों का विलय। ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट हो गया। मैं अलग से वल्लभ भाई पटेल की भी बात कर लूंगा। रियासतों के विलय के बाद इसी में चर्चा होती है पांडिचेरी की भी, और इसी में चर्चा होती है गोवा की भी। मान लो टॉपिक आ जाए कि आज़ादी के बाद क्षेत्रीय एकीकरण को लेकर किस प्रकार की चुनौती थी, और ठीक है, भारतीय संघ ने किस प्रकार एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण, ब्रॉड टॉपिक आ गया। रियासत तो एक अलग टॉपिक हो ही गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसको विस्तार से हमने पढ़ लिया, समझ लिया, लिख लिया, इसमें ही है पांडिचेरी और गोवा। दो चार बातें यहाँ भी लिखनी है, गोवा में ही बेसिकली टॉपिक हमारा क्या है, टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, उसी के तहत चल रहे हैं। अब आप लिखें, आप पांडिचेरी का विलय, पांडिचेरी का विलय आप हेडिंग दे देंगे, आप लिखेंगे आप इसमें 1954 में
1954 में फ्रांसीसी सरकार से पांडिचेरी के विलय को लेकर समझौता हुआ और पांडिचेरी का विलय शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और कुछ नहीं जानना आपको। आप शायद आपको जानकारी होगी, मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा, पांडिचेरी फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। पांडिचेरी, करईकल, माहे, यनम, ये सब एक इकाई थी उनकी। भारत सरकार ने थोड़ा दबाव बनाया था तो समझौता हो गया, कोई हंगामा नहीं हुआ इस। अब लिखें गोवा का विलय। गोवा का विलय, देखिए आप इसमें गोवा के विलय के बारे में लिखे। गोवा, दमन एवं दीव, गोवा, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। दादर एवं नगर हवेली पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। जानते होंगे 1510 ईस्वी में ही गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था, 1510। ठीक है, बहुत पुरानी बात हो गई। नियंत्रण था। अगला पॉइंट लिखें। पुर्तगाली सरकार इस तथ्य को बार बार दोहराती थी कि गोवा उसके राज्य का अंग है, ना कि उपनिवेश। ना कि उपनिवेश। पुर्तगाली कहती थी कि भाई ये हमारा उपनिवेश नहीं है, ये तो हमारे राज्य का, मतलब हमारे भूभाग है एक तरह से, इतने सालों से रहते आ रहे हैं। अगला पॉइंट लिखें। ब्रिटेन से स्वतंत्रता के पश्चात ब्रिटेन से स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने गोवा के मुद्दे पर पुर्तगाली सरकार से बातचीत करना चाहा। पुर्तगाली सरकार से बातचीत करना चाहा। लेकिन पुर्तगाली सरकार ने
बातचीत करने से इनकार किया, बातचीत करने से इनकार किया और गोवा को अपने राज्य का अंग बताया। गोवा को अपने राज्य का अंग बताया। अगला पॉइंट लिखें। भारत सरकार ने पुर्तगालियों से राजनयिक संबंध समाप्त किया। पुर्तगालियों से राजनयिक संबंध समाप्त किया और गोवा के स्वतंत्रता संघर्ष को समर्थन दिया। गोवा के स्वतंत्रता संघर्ष को समर्थन दिया। समर्थन दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। संघर्ष को समर्थन दिया। ठीक है। गोवा में आज़ादी के लिए दो प्रकार से संघर्ष जारी था। गोवा में आज़ादी के लिए दो प्रकार से संघर्ष जारी था। संघर्ष जारी था। लिखेंगे आप अहिंसात्मक और हिंसात्मक। ये भी ध्यान रखिएगा कि गोवा में आज़ादी के लिए जो संघर्ष कर रहे थे जो लोग, गोवा के स्थानीय लोग, में भारतीय भी थे, कुछ मतलब एंग्लो इंडियन भी हो गए जो मतलब मूल के थे, कुछ फ्रांसीसी भी थे, कुछ पुर्तगीज भी। जो लोग यहाँ बस गए थे वो फ्रीडम की मांग कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि एकदम सारे पुर्तगालियों को, बस जो प्रशासनिक सिस्टम था ना उसके अगेंस्ट में चल रही थी लड़ाई। स्थानीय लोगों की अच्छी भागीदारी थी इसमें। तो गोवा में आज़ादी की लड़ाई दो तरह से चलाई गई, अहिंसात्मक और हिंसात्मक, जो तरीका होता है। अगला पॉइंट लिखें आप। गोवा कांग्रेस समिति गोवा कांग्रेस समिति के द्वारा पुर्तगालियों के नियंत्रण का पुर्तगालियों के नियंत्रण का अहिंसात्मक तरीके से विरोध किया जा रहा था। अहिंसात्मक तरीके से विरोध किया जा रहा था। विरोध किया जा रहा था। ठीक है। इसमें नूनो द कुन्हा इसमें नूनो द कुन्हा नामक नेता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला पॉइंट लिखें। महत्वपूर्ण भूमिका थी।
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, अहिंसात्मक संघर्ष को अहिंसात्मक कांग्रेस संघर्ष को कांग्रेस एवं राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य नेता कांग्रेस एवं राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य नेता समर्थन दे रहे थे, जैसे राम मनोहर लोहिया, जैसे राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया एक बड़े नाम हो गए इसमें, है ना, समर्थन दे रहे थे। तो अहिंसात्मक संघर्ष चल रहा था, वही धरना प्रदर्शन हड़ताल बहिष्कार जो तरीका होता है अपना, सत्याग्रह भी नाम दिया जा रहा था इसको। ठीक है, गांधीवादी तरीके से भी आंदोलन चल रहा था। अगला पॉइंट लिखें आप इसी में। ठीक है, हिंसात्मक संघर्ष में आजाद गोमांतक दल आजाद गोमांतक दल, यूनाइटेड फ्रीडम पार्टी, यूनाइटेड फ्रीडम पार्टी, फ्रीडम, यूनाइटेड फ्रीडम पार्टी इत्यादि संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला पॉइंट लिखेंगे, महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन संगठनों को इन संगठनों को संगठनों को भारतीय भूमि से भी इन संगठनों को भारतीय भूमि से भी समर्थन दिया जा रहा था। दिया जा रहा था, जैसे प्रशिक्षण प्रशिक्षण हथियार प्रशिक्षण हथियार एवं अन्य प्रकार के संसाधन, हथियार एवं अन्य प्रकार के संसाधन। एवं अन्य प्रकार के संसाधन, यहाँ गोवा को देखेंगे तो महाराष्ट्र से घिरा ही हुआ एक तरह से, मेनली महाराष्ट्र से, कर्नाटक में कम, महाराष्ट्र से ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। और एक तरह से तमाम सरकारी मशीनरी भी सपोर्ट कर रही थी हिंसक संघर्ष को। ऐसे लड़ाई चलती रही। अगला पॉइंट लिखें, आगे चलकर भारतीय आगे चलकर भारतीय जल थल जल थल एवं वायुसेना ने जल थल एवं वायुसेना ने ऑपरेशन विजय के नाम से वायुसेना ने ऑपरेशन विजय के नाम से ऑपरेशन विजय के नाम से आक्रामक कार्रवाई की। ऑपरेशन विजय के नाम से आक्रामक कार्रवाई की और गोवा पर नियंत्रण स्थापित किया। सेना का इस्तेमाल किया गया, ऑपरेशन विजय नाम था इसका। ये 1961 का वाक्य है ना।
ये 1961 की घटना है, ये भी दिसंबर की ही घटना है, दिसंबर 1961। ठीक, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। तीनों तरफ से घेर लिया गया और फिर कब्जा कर लिया गया गोवा पे। अगला पॉइंट लिखें। पुर्तगाल नाटो का सदस्य था। पुर्तगाल नाटो का सदस्य था। नाटो का सदस्य था। लिखें, पुर्तगाल एवं नाटो दोनों ने भारत की आलोचना की। भारत की आलोचना की, धमकाया गया था बेसिकली। अमेरिका भी पुर्तगाल के पक्ष में था, वो भी धमकी दे रहा था हमें उस समय, है ना। नाटो बड़ा संगठन था उस समय। बड़ी हिम्मत वाली बात थी कि नाटो के किसी क्षेत्र पे कब्जा करना, ठीक है। फिर वही होता है, राष्ट्रवाद बड़ी ताकत होती है। बड़े से बड़े साम्राज्यवादी भी जानते हैं कि राष्ट्रवाद को चुनौती नहीं दी जा सकती है। हमारा हिस्सा था तो हमें मिलना ही था। आगे लिखें आप। गोवा में जनमत संग्रह कराया गया। ऐसा नहीं था केवल ताकत का इस्तेमाल किया, बल्कि हमने प्लेबिसाइड भी करवाया और पूरी दुनिया को, ताकि इसका पता रहे कि भाई हाँ ये स्टेटस है गोवा का। गोवा में जनमत संग्रह कराया गया। में लिखेंगे आप। प्रारंभ में गोवा को संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। गोवा को संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और आगे चलकर पूर्ण राज्य का दर्जा। आगे चलकर पूर्ण राज्य का दर्जा, ये 1987 में हुआ था पूर्ण राज्य का दर्जा। गोवा था, मिजोरम था, मेरे ख्याल में कोई एक आधा राज्य और होगा। पॉलिटी वाले नोट से देखिएगा आप उसको, आप किताब से। इस प्रकार गोवा का विलय। ठीक है, तो अभी टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? क्षेत्रीय एकीकरण। जैसे एक बार मैं प्रश्नों को जरा बोल देता हूँ यहाँ पे, है ना। जैसे मान लो आपसे आ जाए कि भाई स्वतंत्रता के पश्चात क्षेत्रीय एकीकरण के दृष्टिकोण से भारतीय सरकार के समक्ष क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां थी। ठीक, और भी इसमें आ जाएगा वैसे सिक्किम वगैरह भी, बट ये मेन हो गया भारतीय सरकार के समक्ष क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां थी। ठीक है, और भारत सरकार ने किस प्रकार इसका समाधान किया। एक तो सिंपली इस तरह के सवाल हो सकते हैं। ठीक, अगला सवाल रियासतों के विलय पे हो सकता है। रियासतों के विलय में क्या प्रमुख बाधाएं थी। रियासतों के विलय में भारतीय संघ में सरकार में क्या प्रमुख बाधाएं थी। और इसमें वल्लभ भाई पटेल की भूमिका के बारे में बताएं, ऐसे पूछ सकता है आपसे। क्या भारत सरकार ने किस प्रकार रियासतों का विलय किया, ऐसे सवाल आ सकता है। एक सवाल ऐसे आ सकता है कि आ, वल्लभ भाई पटेल की जितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी रियासतों के विलय में, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका थी वहाँ के प्रजामंडल आंदोलन और जनता की इच्छाओं की भी। कथन को समझाएं या स्पष्ट करें, तो सहायक तत्व आपको बता देना इसमें, वल्लभ भाई पटेल की भूमिका आपको बता देनी है इसमें। ऐसे भी आ सकता है कि 1947 से 1956 के बीच किस प्रकार रियासतों का एकीकरण किया गया, तो जो मैंने लिखा है उसको आप बता दीजिएगा। प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं आपसे इसमें। रियासतों के एकीकरण में वल्लभ भाई पटेल की भूमिका पे भी प्रश्न हो सकते हैं। देखो, जितने भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, एक पर्टिकुलर टाइम में बोल रहा हूँ टॉपिक एंड करने के बाद, तो आप दोबारा जब रिकॉर्डिंग सुनिएगा तो प्रश्न को नोट कर सकते हैं। उत्तर सब आपके कॉपी में है, उसको देख करके ही आपको प्लान करना है। जैसे रियासतों के विलय में या क्षेत्रीय एकीकरण में वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को बताएं। जो पहला और दूसरा चरण हमने पढ़ा वो वल्लभ भाई पटेल की ही भूमिका है।
पहला और दूसरा चरण पूरी तरह से वल्लभ भाई पटेल की निगरानी में किया गया है, तो वो लिख देना है वो। एक बड़ी चुनौती थी, है ना। टॉपिक में भी हमारा कहा गया सिलेबस में एकीकरण, सुदृढ़ीकरण। ये तो एकीकरण होने से भारत और मजबूत हुआ, सुदृढ़ हुआ। ठीक। अब इसी में आगे हम बात करें वल्लभ भाई पटेल को लेकर के। ये तो हो गया क्षेत्रीय एकीकरण, एक टॉपिक आपका। वल्लभ भाई पटेल पे बहुत तरह के प्रश्न हो सकते हैं। एक हो सकता है राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका। मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा होगा, कोई शक ही नहीं है इसमें। ठीक। फिर एक हो सकता है रियासतों के विलय में इनकी भूमिका। अभी हमने बता दिया पहला और दूसरा चरण। ठीक। एक हो सकता है गृह मंत्री के रूप में इनकी भूमिका। 1947 1950 तक गृह मंत्री भी थे ये। सांप्रदायिक दंगों पे नियंत्रण, मार्क्सवादी समस्या कठोरतापूर्वक निपटना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना गृह मंत्री के तौर पे, ये बड़ी भूमिका रही है। ठीक। एक हो सकता है संविधान निर्माण में इनकी भूमिका। सब ऐसे जानने के लिए संविधान निर्माण में इनकी भूमिका, है ना। उस पर प्रश्न हो सकते हैं संविधान निर्माण पे भी आपसे। ठीक है, अलग से नहीं, जैसे मूल अधिकारों पे समिति से जुड़े हुए थे वल्लभ भाई पटेल, है ना। आप पूरा पढ़ा होगा आपने। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है ना, आपको जानना कि वल्लभ भाई पटेल के बारे में हमें किस तरह से जानकारी है ना। जैसे पूछेगा कि भाई आधुनिक भारत के निर्माण में वल्लभ भाई पटेल का योगदान, आपको कहानी यहां से शुरू करनी पड़ेगी। आधुनिक भारत के निर्माण में वल्लभ भाई पटेल, आधुनिक भारत के मुख्य वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे वल्लभ भाई पटेल। सिंपल सवाल, तो आपको सारे योगदान बताने होंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, तो ये आप राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ चुके हैं, आपको वहां बताना होगा। ठीक। रियासतों के विलय में सेपरेट सवाल हो सकते हैं, तो वो आप बता दीजिएगा। गृह मंत्री के तौर पे या संविधान के तौर पे सेपरेट सवाल नहीं होगा। सेपरेट या तो ये होगा या ये होगा या सामूहिक क्वेश्चन होंगे। ठीक। आर्किटेक्ट थे, योगदान क्या था, ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी बहुत आराम से आप दे सकते हैं। गृह मंत्री के रूप में दो तीन बातों का बस ध्यान रखिएगा। मार्क्सवादी समस्या पर नियंत्रण स्थापित किया, कानून व्यवस्था को कंट्रोल में रखा, सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण रखा। ये प्रमुख बातें हैं। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश था। संविधान निर्माण में जो समिति के प्रमुख थे, उस उन प्रावधानों को लिख दीजिएगा इसमें आप। ठीक है, संविधान सभा में सक्रिय भूमिका तो निभाई थी वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक। अब वो शब्द खूब यूज किए जाते हैं वल्लभ भाई पटेल के लिए। एक यूज किया जाता है, वल्लभ भाई पटेल भारत के बिस्मार्क थे। आपने जर्मनी के एकीकरण पढ़ा ही होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो बिस्मार्क ने बेसिकली क्या, मतलब आधुनिक जर्मनी का आर्किटेक्ट है वो। जर्मनी को एक करने वाला है बिस्मार्क, और जर्मनी को महत्वपूर्ण शक्ति बनाने वाला है बिस्मार्क। एक यूरोप में और दुनिया में यदि जर्मनी को एक शक्ति के तौर पे जाना गया तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जब भी बिस्मार्क होगा तो सबसे पहला पॉइंट आपका रियासतों के विलय के रूप में होगा। ठीक। और भारत को मजबूत करने के लिए और उन्होंने क्या किया, तो आप इन सब बिंदुओं को भी उसमें आप लिख सकते हैं। बट रियासतों का विलय, क्योंकि वहां पर भी रियासतों का विलय मेजर पॉइंट था। पूछने का तरीका ऐसे भी हो सकता है कि वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहते हैं। आप उत्तर यहां से उठा लीजिएगा। इसको कम से कम रखिएगा इंट्रोडक्शन वगैरह में, यहां से उत्तर उठा लीजिए। ऐसे ही वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष भी कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। लौह पुरुष का मतलब हो गया एक तरह से आप समझ लीजिए मजबूत इरादों वाला, है ना, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। लौह पुरुष का मतलब समझा दीजिए, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति, मजबूत इरादों वाला व्यक्ति। दो हिस्सों में बांट दीजिएगा, एक आज़ादी से पहले और दूसरा आज़ादी के बाद।
क्वेश्चन का ज़्यादातर फोकस आप आज़ादी के बाद रखिएगा, जैसे रियासतों का विलय कैसे किया, दोनों चरण, प्लस कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। ये उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस वाले पहलू में बताने के लिए। फिर मार्क्सवादी और सांप्रदायिक दंगों पे कठोरतापूर्वक नियंत्रण, और उससे पहले भी उठाइएगा ना इंट्रोडक्शन वगैरह में भी, तो उन बिंदु पे जहाँ जैसे मान लो बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल ने, है ना, तो मजबूत इरादों वाले व्यक्ति के तौर पे उन्हें, ठीक, तो दिखाइएगा आप। कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं जिसका क्लास से कोई बहुत सरोकार नहीं होता है, क्या वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बन सकते थे, बहुत कुछ आप जानते होंगे इसके बारे में, यूट्यूब पे आपने सुना होगा, तो वही सब जानते रहिएगा थोड़ा बहुत। नेहरू जी में वल्लभ भाई पटेल में क्या मतभेद थे, ये थोड़ा बहुत ऐसे समझाने के लिए मैं बताऊं। नेहरू जी का वामपंथी समाजवादी झुकाव था, और वल्लभ भाई पटेल पूंजीवादी दक्षिणपंथी वाले माने जाते। अब जो दक्षिणपंथी होगा ना, वो थोड़ा मुक्त व्यापार की बात करेगा, ठीक है, राज्य के आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप की बात करेगा, आर्थिक गतिविधियों में निजी स्वामित्व को महत्व देगा। और जो वाम पक्ष होगा वो क्या करेगा, सार्वजनिक स्वामित्व को महत्व देगा, राज्य के हस्तक्षेप की बात करेगा। ये तो वैचारिक दृष्टिकोण है, अलग अलग विकास के दोनों मॉडल चलते हैं, तो ये इस तरह से थे, ये इस तरह, ये एक समझने वाली बात है। आप बात चल रही है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना, इस पे बहुत न जाने कितने सारे लोगों के वक्तव्य होंगे। मैं तनाव नहीं बढ़ाना चाहता हूँ आपको, कुछ मैं भी बोल करके वही सब बातें होंगी तो दोबारा, ठीक है, तो उसमें कुछ बहुत है नहीं ऐसा, क्यों बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। हमेशा ध्यान रखिएगा, आज एक राजनीतिक बहस होती है, ठीक है, क्या वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनते तो क्या होता उस समय देश का, ठीक है, तो राजनीतिक कारणों से बहस होती है, आप इसको बस ऐसे ही लीजिएगा और चलने दीजिए, आप एंजॉय करिए, जो भी आपकी आइडियोलॉजी हो उनके साथ जाइए, तर्क करिए, कोई बात नहीं है। बट एक यूपीएससी छात्र होने के नाते एक बात इसमें मैं कहूँगा, किसी भी नेता को लेकर के हम जब काल्पनिक सवाल करते हैं, संघर्ष उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम ये जानें कि वल्लभ भाई पटेल या वीडी सावरकर या भगत सिंह या महात्मा गांधी या नेहरू जी, जिनके प्रति आस्था है, तो वो चाहते क्या थे, वो क्या करना चाहते थे, एक- वो किस प्रकार का राष्ट्र देखना चाहते थे, किस सोच वाले व्यक्ति थे। तो वाकई सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि हम उनके सोच को अपने जीवन में उतारें, और सच्ची श्रद्धांजलि भारत के आज उन, मतलब गणमान्य नेताओं के लिए भी होगी कि उनके विचारों को जीवन में हम उतारें, ठीक है, जिस राष्ट्र का स्वप्न देखते थे, ठीक है, तो उस पर हम बातचीत करें, हम उसके दृष्टिकोण, किसी भी नेता के बारे में आप ऐसे रखिएगा। बाकी वीडी सावरकर जी के जीवन के तीन अलग अलग पहलू हैं, एक क्रांतिकारी जीवन है उनका, एक जेल का जीवन है, और एक हिंदुत्व वाला जीवन है। अंतिम समय में गांधी जी की हत्या का आरोप भी लगा था। तो जो क्रांतिकारी जीवन है वो अलग है, हिंदुत्व वाला पहलू एक अलग पहलू है उनका, जेल वाली भूमिका एक अलग भूमिका है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में कई पड़ाव आते हैं, ठीक? तो हमें उस तरह से इमोशनल होकर के, या केवल किसी विचार के समर्थक ना होकर के, बल्कि रैशनल तरीके से हमें कंट्रीब्यूशन को देखना है। बड़े क्रांतिकारी थे, साहसी क्रांतिकारी थे, और अद्भुत योगदान है उनका भी। तो ऐसे करके ना हिस्टोरिकल पर्सनालिटी पे ना बहस बहुत चलती है, ठीक? आप हमेशा उनके विचारों को पकड़िएगा, विचारों को पकड़िएगा, इंटरव्यू में भी, मेंस में भी। पॉलिटिकल बहस में आपको नहीं, उनके विचारों को पकड़ के आपको उत्तर देना है। बाकी निजी राय आपकी जो हो, ठीक है, आप, मैं तो उसमें भी कहूँगा कि तर्क पे आधारित राय बनाया करिए, आपकी गिनती पढ़े लिखे लोगों में होगी समाज में, जहाँ भी जाएंगे आप बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सिस्टम टॉपिक, है ना। और नेक्स्ट क्लास है क्या कोई आज, कितने बजे से? कोई बात नहीं, तो बच्चों का चैट आप एक बार लगा दीजिए। क्लास थोड़ा मैं पहले ही रोक रहा हूँ किसी विशेष रीजन से, मैं आपका चैट ले रहा हूँ थोड़ा बहुत। केजीएस पर पीएसआई और ऑप्शनल, कुछ आपको पूछना हो तो पूछिएगा प्लीज़। ये ध्रुवी ने सजेशन दिया, आप क्या खा लो ठीक हो जाएगा।
वैलिडिटी के लिए मैं कह दूंगा सर को एक बार, है ना। ठीक है। अंडमान निकोबार जापानियों ने जीत करके, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को दिया था, फिर अंग्रेजों के पास था, इसलिए अलग से विलय का कोई इशू नहीं था। आज आवाज शुरू से नहीं है। अच्छा। 20 मिनट पहले तक आवाज नहीं आई है। ओके। ओके, कोई बात नहीं, मैं एक बार अभी अगली क्लास लूंगा तो मैं पूरा एक बार रिवीजन करा दूंगा आपको मैं। शुरू का नहीं, नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, जो मैं हूँ। मैं समझ गया, अब इसलिए तो मैं पूछ रहा था कहाँ से मैं रिपीट करूँ। यू जस्ट डोंट वरी। मैं 5 मिनट, हाँ शुरू से नहीं आ रही थी, मैं समझ गया। ठीक है, शुरू में तो रिवीजन मैंने कराया था, कोई इशू नहीं है। पर जो टॉपिक लिखा है ना, वो मुश्किल से 5 मिनट का, मैं रिवीजन करा दूंगा आपको, लिखवा कल बोल दूंगा, आप उस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा। नहीं, खराब नहीं होगा कुछ भी, आप छोड़ दो, आप लोग, आपसे निवेदन है, कृपया बताइए ना क्या है। थैंक यू वेरी मच। 18 मिनट, हाँ मैंने नोट कर लिया। मैंने नोट कर लिया, कल मैं रिवीजन करा दूंगा। हाँ 20 मिनट गायब थी, मैं करवा दूंगा, मुझे ध्यान है। और रूसी क्रांति वाले पीडीएफ के लिए हमने आज बोला है राकेश, मुझे ध्यान है, और एक कोई साहित्य वाला भी था मैटर, है ना। स्वशासन स्वराज में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बहुत सारा अंतर है। ठीक है, जैसे स्वशासन में क्या होता है, उस समय जब हम मांग कर, स्वशासन का शाब्दिक मतलब होता है अपना शासन। बट 1905 और 6 में जो अंग्रेजों का जब कांग्रेस का अधिवेशन था, स्वशासन का मतलब था डोमिनियन स्टेटस, स्वायत्ता। स्वराज बस भारतीय शब्द था उसका। नाटो की स्थापना नाटो के देशों ने किया था अप्रैल 1949 में। रिक्वेस्ट कर दूंगा मैं, आद्य शहरी स्थल मुझसे क्यों पूछ रहे हो। चलो मैं बता देता हूँ फिर भी, ठीक है। हाँ, दो महापुरुषों पे तुलना पे आ सकता है, वल्लभ भाई पटेल बिस्मार्क पे भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, रेलिवेंट आएगा। मतलब जो आद्य का मतलब होता है पूरी तरह से नहीं, उस दिशा में अग्रसर। ठीक। अब हो गया आपका, आ गया प्रीलिम्स के लिए, मैं एक बार रिक्वेस्ट करवा देता हूँ, उसी क्रांति का मैं कर दूंगा। आप सिनॉप्सिस में चलिए, दिक्कत नहीं आएगी आपको। हाँ ठीक है ना, खान सर ने बताया था बस अंकुश। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार, है ना, इसलिए तो मैंने उसमें सीधे एग्जाम की बात बताई। हाँ, ये बता दिया हमने दोबारा वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का, मैंने परफेक्टली बताया है आपको बहुत कम समय में, आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ठीक है। टेंशन लोगे जागृति तो एग्जाम नहीं होगा। टेंशन उतना लो जिससे पढ़ने में मोटिवेशन हो। देखो मैं तो आपके लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस में आया हूँ, इसका सिनॉप्सिस तो मैं करा दूंगा लास्ट तक। ठीक है, रणनीति में बता दूंगा 26 की, आप डोंट वरी, वो मुझे ध्यान है। ठीक है, कोई बात नहीं, सर ने बताया था, बहुत अच्छा अंकुश। थैंक यू। प्रजामंडल, रियासतों में जो लोकतांत्रिक आंदोलन था। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ आप सभी को, मेरे बच्चों। युद्ध और विश्व युद्ध में क्या, युद्ध युद्ध होता है, और बड़े लेवल पे हुआ तो पूरे विश्व में विश्व युद्ध हो गया। 2026 में एग्जाम देना है तो मेंस के लिए टेस्ट दिसंबर तक लगा लीजिए, फिर पीटी का लगाइएगा आप दिसंबर के बाद। ठीक है। आंसर राइटिंग पे क्लास ले लूंगा मैं दीपक, लेकिन अभी यहाँ कितना मैं लूँ क्लास में इसमें, ये आपका कराना है मुझे बता, प्रीवीपर्स बता दूंगा, मुझे ध्यान है, इसके राही बता दूंगा, मैंने जानबूझ के यहाँ नहीं लिया, कल एक बार रिपीट करा दूंगा, फिर मैं बता दूंगा, नहीं आएगी दिक्कत, मुझे ध्यान आ गया। 26-27 वालों को गाइड करना है, रिवीजन पे गाइड करना है, आंसर राइटिंग पे गाइड करना है। ठीक है, शुरू के जो 15-20 मिनट छूट गए उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मैं सब बताऊंगा कल ध्यान से। 3-4 बातें मैंने नोट कर ली है, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे हम, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, है ना।
गुड इवनिंग एवरीवन। आइए हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। पिछले क्लास में 3 बातें थी। एक तो आपने कहा था पहला 15 मिनट ऑलमोस्ट आप सुन नहीं पाए थे। उस बात को मैं ज़रा रिपीट कर दूं और ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग मुझे, ठीक है। हुआ क्या था, जो 15-18 मिनट टॉपिक जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, शुरू के 10 मिनट हमने ना पुराने क्लास नोट्स को रिपीट किया था, ठीक है। तो क्या आपने शुरू किया था क्लास में, आपने बोर्ड पे भी देखा होगा, हमने शुरू किया था क्षेत्रीय एकीकरण। हमारा टॉपिक चल रहा था, अब तो कंप्लीट हो चुका हमारा टॉपिक है। क्षेत्रीय एकीकरण में हम पांडिचेरी की भी बात कर चुके हैं, गोवा की भी बात कर चुके हैं। रियासतों के विलय में 57 से 47 के बीच में क्या हुआ, ये हम आपसे बात कर चुके हैं। क्या क्या बाधाएं थी और क्या सहायक तत्व थे, ये भी आपसे हम बात कर चुके हैं, ठीक। और जो पहला चरण था हमारा, जून 1947 से अगस्त 1947, ये भी बात कर चुके हैं आपसे हम। यही मैं समझा भी रहा था उसमें। 10-12-13 मिनट तो केवल समझाने में था पुरानी बातों को, है ना। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ क्या क्या हमने बोला था, और जो लिखाने वाली बात होगी उसको मैं अभी आराम से बोल दूंगा आपको एक बार में, ठीक। जून 47 से आपका हो गया अगस्त 1947, ठीक। इसमें हमने क्या बताया था आपको, एक विभाग बना, है ना। वल्लभ भाई पटेल थे इसमें। पटेल साहब ने 3 काम किया, ठीक। अपील की रियासतों से, मैंने लिखाया था आपको, प्रलोभन दिया, और एक तरह से चेतावनी या धमकी। ये पूरी बात समझा दी थी मैंने आपको। और इसी में जब हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोगों ने कश्मीर के बारे में एक कहानी पूरी बताई थी आपको, जूनागढ़ के बारे में क्या हुआ था, और हैदराबाद के बारे में क्या हुआ था, ठीक है। तो आपको हमने ये एक्सप्लेन कर दिया था, करेक्ट। तो ये तो हमने उस दिन वाली क्लास में, लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी, तो हमने ये सारी बातें फिर बताई थी। इसके बाद हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी सेकंड चरण से, जो हमें लिखना था। अब मैं आता हूँ वहाँ पे जहाँ से हमें लिखने की ज़रूरत थी, ठीक। इसके बाद हमने बात की थी द्वितीय चरण। द्वितीय चरण क्या था हमारा, द्वितीय चरण था हमारा 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 का चरण, ठीक है। ये है हमारा द्वितीय चरण, 15 अगस्त। अच्छा, इसमें भी 3 बातें आपको हमने पिछले क्लास में ही लिखा दी थी, उसको मैंने रिपीट किया था। जैसे मैंने कहा था, प्रांतों में रियासतों का विलय, इसको भी हमने समझाया था। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई रियासत थे, उड़ीसा में कोई था, बिहार में कोई था, उन सबको, किसी को उड़ीसा प्रांत में, किसी को ब्रिटिश प्रांत में, किसी को बॉम्बे प्रांत में, ऐसे करके बड़ी संख्या में रियासतों का विलय किया। कल्पना करिए कि 562 रियासतों पर शासन करना कितना मुश्किल होता, राज्यों के अलावा। तो टफ काम था ये, ठीक। तो प्रांतों में रियासतों का विलय, ठीक है, ये पॉइंट ऐसे लिखवा दिया था और आपको समझाया था हमने। ऐसे था, एक हमने बनाया रियासतों का संघ, ठीक है। जो रियासतों का संघ था, यहाँ हमने लिखवाया था, आपको याद होगा, जैसे राजस्थान, पिप्सू, मध्य भारत, ट्रावनकोर, कोचीन। इसमें भी क्या किया गया, देखो, शासन करना था ना, तो प्रशासन की इकाई जितनी कम होगी उतनी सुविधा होगी। अब 600 प्रांत है, 700 प्रांत है, तो बहुत मुश्किल आएगी उस दौर में, ठीक। तो रियासतों का संघ बनाया गया, इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर दिया था हमने। तीसरा, कुछ रियासतों को यथावत रहने दिया गया, एज इट इज रहने दिया गया था, यथावत। जैसे मैसूर, जैसे हैदराबाद, जैसे कश्मीर। सेकंड फेज था, ये भी आपको हमने लिखा दिया था क्लास के शुरू में, इसको ही समझाया था हमने, ठीक। इसके बाद हमारा तृतीय चरण शुरू हुआ। क्योंकि देखो, यहां तक तो मैं आपको
मंगलवार को ही या जो सोमवार की क्लास थी उसी में लिखा चुके थे आपको यहाँ तक। तो राइटिंग में यहाँ तक कुछ नया नहीं था। अब जब क्लास हमने शुरू किया था ना तो इसी को 15 मिनट में समझाया था, 12 मिनट में। ठीक, जो बात अभी मैं आपसे कर रहा हूँ, है ना। तृतीय चरण से मैंने लिखाना शुरू किया था जब मुझे बताया गया सर आपकी साउंड नहीं आ रही है। ठीक, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आपको सावधानी पूर्वक एक बार सारी बातों को, वाक्य रचना थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि हूबहू कुछ बातों को याद रख के मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन हाँ मुझे क्या बताना है मुझे ये पता है। ठीक, तो यहाँ से मैं एक बार बोल देता हूँ, आप लिखें या ना लिखें आपके पास रिकॉर्डिंग पे रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और कोई ना कोई एक आधा क्लास नोट्स वगैरह भी मैं अपलोड कराऊंगा ज़रूर। ठीक है, जल्दी कराऊंगा अपलोड में। और आगे कुछ क्लासेस में क्लास नोट्स अपलोड करा के ही मैं क्लास लूँगा ताकि टॉपिक भी थोड़ा आसानी से कवर हो जाए। 45-50 मिनट में हम यदि क्लास नोट्स की मदद से करा देंगे आपको तो टॉपिक थोड़ा स्पीड हो जाएगा, आपका स्पीड अप हो जाएगा। मेरा काम केवल समझाने का रह जाएगा और सिनॉप्सिस बनाने का रहे। ठीक है, तो मैं इसकी बात कर लूँ आपसे ज़रा एक बार। अब देखो द्वितीय चरण में क्या था कि दूसरे चरण तक आते आते रियासतों का विलय और पुनर्गठन तो हो गया था, लेकिन अभी भी प्रशासनिक इकाई के रूप में रियासतें अलग थीं और ब्रिटिश प्रांत अलग थे। ब्रिटिश प्रांत को संविधान के क वाले खंड में रखा गया था। संविधान में टोटल भूभाग को 4 खंडों में बांटा गया था, क ख ग और घ। तो ये जितने भी डिवीजन थे ना आपके सेकंड चरण में, इन सबको ग्रुप ख में रखा गया। जब आप संविधान देखोगे तो आपको साफ लग जाएगा ये ब्रिटिश प्रांत और ये देसी रियासत है। यानी अभी भी एकीकरण अधूरा था। ठीक है, संविधान का हिस्सा तो बन गए रियासत, लेकिन अभी भी उनकी अलग पहचान थी, एकीकरण अधूरा था। और प्रशासन की सुविधा के लिए जो पुनर्गठन होना चाहिए, आर्थिक कारणों से या राजनीतिक कारणों से या भौगोलिक कारणों से, सांस्कृतिक कारणों से या भाषाई कारणों से, ये सब भी कहीं ना कहीं अधूरा था अभी। ठीक है, आवश्यकता इस बात की थी कि कैसे एकीकरण को पूर्णता प्रदान की जाए। ठीक, इसमें पहली ये वाली बात लिखाई थी मैंने। इसके बाद हमने क्या देखा, राज्यों के गठन की मांग की जा रही थी, जो मैं आज अभी पढ़ाने वाला भी टॉपिक, गठन की मांग की जा रही थी। इसी पृष्ठभूमि में 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ठीक, एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1953 में। ठीक है, एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ठीक है, इसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ लेंगे अलग से, ये तो यहाँ पे इतना ही जाना था। और इस आयोग की अनुशंसा के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून बनाया गया। ठीक, राज्य पुनर्गठन कानून बनाया गया इस आयोग की अनुशंसा पर। और अब तक संविधान में 4 कैटेगरी थी, क ख ग और घ। अब उसको परिवर्तित करके 2 कैटेगरी कर दिया गया, भारतीय राज्य एवं ब्रिटिश प्रांत, सॉरी, भारतीय राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। तो दूसरे चरण के बाद भी जो रियासतों की अलग पहचान थी, 56 तक आते आते वो पहचान भी समाप्त हो गई, उसको पुनर्गठित कर दिया गया। ठीक, 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र में बना दिया गया इसको। अब एक एग्जाम्पल भी इसमें दिखाया था लास्ट पॉइंट में, हैदराबाद का, आपको याद होगा तो। हैदराबाद का तेलुगु भाषी इलाका आंध्र प्रदेश को, मराठी भाषी बॉम्बे को, कन्नड़ भाषी कर्नाटक यानी मैसूर को, और हिंदी भाषी इलाका मध्य प्रांत को दी। हैदराबाद की पहचान खत्म हो गई। मैसूर को सब कन्नड़ भाषी इलाका दिया जाएगा, आगे चल करके ये कर्नाटक बन जाएगा आपका, ऐसे करके था। तो ये वाली बात आपको लिखा दी थी, इतना ही लिखाया था हमने।
देखिए, प्रीवी पर्स क्या होता था, एक सवाल आप में से किसी ने पूछा था। प्रीवी पर्स पेंशन होता था, ठीक, जो रियासतों के शासकों को दिया जाता था। 1971 में इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया था। इसका जिक्र वैसे भी आगे हो जाएगा, अभी बता दे रहा हूं। इतना मैंने कराया था। इसके बाद मैंने आपको पांडिचेरी के बारे में बताया था, गोवा के बारे में बताया था, तब तो कनेक्शन बन ही गया था, आपको लिखवा ही दिया था। और फिर लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वल्लभ भाई पटेल का योगदान। उन्हें बिस्मार्क क्यों कहते हैं, उन्हें लौह पुरुष क्यों कहते हैं, उसको, उस क्लास को दोबारा से आपने देखा हो तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे वल्लभ भाई पटेल पे, आपको उत्तर वहां मिल जाएंगे। ठीक, ये चर्चा भी मैंने आपसे कर दी थी या करा दी थी। ठीक, ये था आपका पीछे का बैकलॉग। ठीक है, दो तीन आपके सवाल थे, उसको मैं ले लेता हूँ एक बार, है ना। ठीक है, जस्ट मैं एक अलग से चार्ट है आपका देख रहा था मैं, है ना, यहाँ तक कम्युनिकेट कर दिया आपको। नहीं, जितना आपका छूटा था ना, वो एक पेज में भी नहीं आएगा, आधे पेज में ही आएगा। ठीक, हमने क्या कहा, समझा, जब कभी कभी क्या होता है, फ्लो में बात करते हैं तो बातें करते रहते हैं हम लोग उस तरह की। ठीक है, आपको फोकस करके हमने केवल वही बात बताई, तो आधा पेज बहुत है। ये सारी बातें उसके बाद तो खैर आपने लिख ही लिया था, कोई इशू नहीं ना। अब एक सवाल, जैसे कई बार आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, किसी को 2026 में एग्ज़ाम देना है, या 2027 में एग्ज़ाम देना है, या 2028 में एग्ज़ाम देना है। देखो, हर बच्चे का ना अलग अलग बैकग्राउंड होता है, बट आपको बार बार सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं बता रहा हूँ यदि आप उसको समझ गए तो। जब आपको जिस वर्ष एग्ज़ाम देना है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ये तो बच्चों पर निर्भर करता है, बट ये इंपॉर्टेंट आइडिया है। जिस वर्ष एग्ज़ाम देना है, मान लीजिए आपको 2026 में एग्ज़ाम देना है, या किसी ने कहा 2027 में एग्ज़ाम देना है। 26 में एग्ज़ाम आपको देना है, 2026 में आपको देना है एग्ज़ाम। इस बात को अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा आप, कि 2025 दिसंबर तक, 25 चल रहा है, अभी जनवरी है, दिसंबर तक आपका मेंस 80% से लेकर 100% तक तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, 2025-26 में एग्ज़ाम देना है, तो 25 दिसंबर तक आपका मेंस 80 से 100% तैयार हो जाना चाहिए। 2025 में आपका तैयार हो जाएगा, यानी इस साल, तब 26 में आप एग्ज़ाम देंगे, तो आपको जो 8 महीने का समय मिलेगा, 7 महीने का, उसमें पीटी और मेंस आप प्रैक्टिस और रिवीजन करते हुए दे सकते हैं। एक संभावना बनेगी एग्ज़ाम निकलने की। एग्ज़ाम तो कभी भी दे दीजिए, 25 में जाके दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। इम्पॉर्टेंट है कि आपका कब होगा। यदि मेंस आपका 80 से 100% तैयार है, और मेंस के किसी भी टॉपिक पर, एक कोई भी सब्जेक्ट हो, दिसंबर तक आते हैं, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी, साइंस टेक हो, इथिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट पे सिलेबस का कोई टॉपिक दिया जाए, जैसे कहा जाए औद्योगिकरण पढ़ना है आपको, सिलेबस आपको याद है, एक, औद्योगिकरण में आपने क्या क्या पढ़ाया गया आपको क्लास नोट्स में, दो, उसकी यदि 40-50% बातें आपको याद हैं, तब तो एग्ज़ाम देने का मतलब है 2026 में। केवल आपने कोचिंग कर लिया है 2025 में, सारे कोर्स पूरा कर लिया है, और आपको किसी भी सब्जेक्ट का 10-15% पॉइंट्स भी, बिंदु भी याद नहीं है, तो 2026 में बहुत चमत्कार नहीं हो जाएगा। इसलिए जो भी पढ़िएगा, अभी से बहुत टाइम है, रिवीजन करके पढ़िएगा, उसको याद रखते चलिएगा,
जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको कठिनाई महसूस होगी पुराने विषयों को रिवीजन करने में। आप अकेलौते नहीं हैं, सभी छात्रों को कठिनाई होती है। इसमें कोई बहुत ऐसा नहीं कि बड़ी आश्चर्य की बात है, या कोई अलग ग्रह से अपनी बुद्धि को या ब्रेन को लेके नहीं आया है। सबको मैनेज करना होता है, आप भी मैनेज करें, अच्छे तरीके से मैनेज। जैसे जैसे सब्जेक्ट आपका आगे बढ़ता जाएगा, आप रिवीजन करते रहिए। दिसंबर तक आते आते आपकी पकड़ होनी चाहिए, सामान्य अध्ययन पे भी और ऑप्शनल पे भी और निबंध पे भी। ये जितनी संभावना कम होगी, मुख्य परीक्षा निकालने की उतनी ही संभावनाएं कम होती जाएंगी आपकी 2026 में। ठीक, जैसे आपका 50% तैयार है, तो समझ लो मेंस निकलने की संभावना भी कम होगी, थोड़ी आपकी होगी। ठीक है, अब सपोज दैट ये हमने क्या लिखा, आपको 26 में एग्जाम देना, तो 25 दिसंबर तक। मान लीजिए आपको एग्जाम सपोज दैट 2027 में देना है। ठीक, 2027 में एग्जाम देना है, तो 2026 दिसंबर तक, यानी अगले साल के दिसंबर तक आपका इतना तैयार हो जाना चाहिए। मेंस तैयार होने का मतलब है कि पीटी ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा आपका, ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह का, ताकि आप आगे केवल रिवीजन करें। देखो, आप ये प्रश्न किसी और टीचर से पूछो, सिलेक्टेड बच्चे से पूछो, हर स्टूडेंट्स का तरीका वैरी करता है। मेरा बस इतना मानना है कि आप एक दिमाग में टारगेट रख लीजिए कि भाई मुझे जिस साल एग्ज़ाम देना है उससे 1 साल पहले हमारी तैयारी होनी चाहिए, 8 महीने पहले। तैयारी का मतलब क्या, कोई भी टॉपिक, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा रियासतों का विलय, आपको ये पता चल जाए सितंबर महीने में, हाँ रियासतों का विलय एक टॉपिक पढ़ा था, कुछ 3 चरणों में सर ने बताया था, बाधक और सहायक तत्व भी थे। यदि आपको एक दो पॉइंट भी याद आ गया, इसका मतलब आप ठीक है, रिवीजन करते ही रेस में आ जाएंगे। और आपको लग रहा है कि क्या टॉपिक था, हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कुछ भी ध्यान नहीं है, थोड़ा तो ध्यान रहना चाहिए ना, 10-5% पे। ध्यान रखने के लिए ज़रूरी होता है समय समय पर विषय को दोहराते रहना। और यदि याद है, दोहराने की ज़रूरत नहीं, आपको लगता है चीज़ें याद हैं, रफ कॉपी पे लेकर के स्केच बनाया करो कि क्या क्या बातें हमें याद हैं, खुद से बात किया करो, लिखा करो थोड़ा बहुत। क्लास नोट्स याद होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी आगे। क्लियर ना? कई बच्चे आप में से सवाल पूछते हैं 27 में देना है, 28 में देना है, तो अब आप गिनती कर लेना आपको 29 में देना है कि 2030 में देना है। फिर किसी और टीचर से सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए, एक पॉइंट क्लियर कर दिया आपको। तीसरा, एक हमने प्रॉमिस किया था आप सभी को, ठीक है? यस सर, यस सर। सर प्लीज़ गाइड मी, वर्बल वार ब्रिटिश अपनी बेसिक, वो सब गाइड कर दूंगा ना, आप रिलैक्स रहिए आप। यस सर, ठीक है, करेक्ट। ज़रा मैं एक दूसरे पे देख रहा हूँ, है ना? वो तो जब विश्व इतिहास वाली क्लास यदि आप कर रहे हैं तो उसमें क्या समस्या है, वो तो हमने पढ़ा रखा है वहाँ पे। और नहीं तो किसी से वीडियो एक्सेस कर लीजिए, देख लीजिए, इसमें करना क्या है आपको। प्रतिष्ठा में वो मत करिएगा, अपनी इज्जत और प्राण के बारे में मत देखिएगा। यकीन रखिएगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट एक बार जिस टॉपिक को मैं समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा, उसमें आपका काम ज़रूर आसान होगा। मैं हिस्ट्री को कभी भी बहुत गंभीर सब्जेक्ट नहीं मानता हूँ। हिस्ट्री सरल है, सीधी सीधी बातें हैं। हिस्ट्री में बस ये जानना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। मेरे क्लास का एक यूएसपी होता है। दूसरा, किस क्रम में पढ़ें और कैसे समझें किसी भी बात को, जिससे हम अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ, कम मेहनत में हम अधिक से अधिक। तो यदि क्लास कर रहे हैं दोबारा, तो आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, दोबारा क्लास रिपीट कर लीजिएगा। नहीं, हिस्ट्री में किसी भी सेक्शन में समस्या है, किसी से क्लास एक्सेस कर लीजिएगा आप। समस्या नहीं है तो दोबारा पढ़िएगा भी मत मेरी क्लास, क्यों टाइम खराब करिएगा आप, ये भी बता रहा हूँ आपको। हिस्ट्री ना तो कोई टीचर जो पढ़ाया वो बदल सकता है, ना मैं बदल सकता। ठीक, तो अभी जो बता रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिए। आप में से कुछ बच्चे कहते हैं रिवीजन कैसे करें, है ना? जैसे आज क्लास, जैसे मान लो मैं आपको जो बता रहा हूँ, या कोई टीचर और भी कुछ पढ़ाए होंगे आपको आज एग्जाम्पल के तौर पर,
आपका पहला काम क्या होना चाहिए? क्लास नोट्स का रिवीजन, क्लास नोट्स की रीडिंग। सबसे पहला काम क्लास नोट्स की रीडिंग। ठीक। फिर क्लास नोट्स को शॉर्ट फॉर्म में करना। किसी भी रफ कॉपी पे लिखें आप, शॉर्ट फॉर्म में कर दीजिए आप। जैसे मान लीजिए हमें बताना हो रियासतों का विलय। ठीक है, हमने क्या कर दिया? हमने लिख दिया 1757 से 1947 ब्रिटिश नीति। अब क्या क्या पढ़ी हम सोच रहे हैं उसके बारे में। हमने कर दिया एकीकरण में बाधक तत्व। बाधक तत्व से बात याद आनी चाहिए, नहीं याद आ पा रही है तो हमने कर दिया अंग्रेज थे, मार्क्सवादी थे, जिन्ना थे, कुछ रियासत थी। 4-5 पॉइंट हमने लिख दिया शॉर्ट। शॉर्ट फॉर्म में क्लास नोट्स को रीडिंग करने के बाद जरूर रफ कॉपी पे लिखना चाहिए, या मेन कॉपी पे, रफ कॉपी पे जरूर एक बार आप बनाइए आप। जैसे आप देख के शॉर्ट फॉर्म में करते हैं ना, वैसे चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं अच्छे तरीके से। ठीक। शॉर्ट फॉर्म में करने के बाद आप इस शॉर्ट फॉर्म को रिकॉल करिए। कितनी बातें आपको याद हैं बिना देखे हुए सपोर्ट के। ठीक, और कोशिश करिए आप लिखने का उसको बिना देखे। आज क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया है, इतनी बातों को लिख सकते हैं आप। मेन मेन पॉइंट्स याद होगा तो लिख देंगे आप। ठीक। रिकॉल करिए, याद करिए, और फिर उसको राइटिंग करिए घर पे, जितना कर सकते हैं आप। ठीक। ये रोज का तरीका होना चाहिए आपका। पहला रीडिंग करना, फिर शॉर्ट फॉर्म बनाइए क्या क्या आपको बताया गया। ठीक। जो जो बातें आपको समझ में नहीं आई वहीं पता चल जाएगा हमको ये समझ में नहीं है, उसको अलग से लिखिए आप। टीचर से आप अप्रोच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बट हिम्मत रखिए थोड़ा सा। जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको समझ में ना आए किसी बात को, दोबारा लेक्चर सुनेंगे ना आप, वहीं उत्तर मिल जाएगा आपको। कोई भी बात बिना समझाए मैं लिखाता नहीं हूँ, या लिखा दिया तो बिना समझाए मैं आगे नहीं बढ़ता। ठीक। ऐसे हर टीचर करते होंगे। मान लीजिए एक बार के लिए टीचर नहीं समझा पाए या आपको समझ में नहीं आया, कोई पार्ट हो सकता है ना पूरे 1 घंटे 2 घंटे में, वो क्या है एक बार उसको चिन्हित करिए, गूगल पे भी जाके देखिए ना पढ़ के आप। कोई घबराहट या पैनिक बटन नहीं रखना, अभी आप एग्जाम में तुरंत अपियर नहीं होने जा रहे हैं। ठीक। तो आप ये काम करिए। ये तो हो गया आज का, जैसे मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कल हम क्लास लेने आ रहे हैं, तो जिस सब्जेक्ट की क्लास, पोस्ट इंडिपेंडेंस की क्लास चल रही है, तो आपकी ड्यूटी बनती है, जैसे आप आज क्लास में आए तो पहली क्लास से लेकर अब तक ब्रिटिश विरासत, राष्ट्रीय विरासत, एकीकरण की प्रक्रिया, रियासतों का विलय, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सारा रिवीजन करें। और आपको सारी चीज़ें याद हैं, अब रिवीजन करने की बहुत ज़रूरत, बस एक बार देख लिया कि क्या क्या पढ़ा है हम। परसों फिर क्लास लेने में आऊँगा, फिर पूरा रिवीजन करिए आप। आपको सारी चीज़ें एक साथ याद रखनी है और एग्ज़ाम तक लेकर जाना है। सबसे ज़रूरी होता है याद रखना और रिवीजन करने के ये सब तरीके। तो अब आगे बढ़िए आप। अब मान लीजिए आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस सपोज दैट 30 तारीख तक कंप्लीट हो गया आपका। ठीक। 30 तारीख तक मान लीजिए आपका कंप्लीट हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आगे कोई नया सब्जेक्ट आ गया, मान लीजिए गवर्नेंस आ गया। गवर्नेंस में आप यही सारा काम करिए आप। थोड़ा समय निकाल करके पोस्ट इंडिपेंडेंस को रिवीजन करिए आप। तो आप, यदि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, तब आप कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट का प्रतिदिन रिवीजन करिए आप। एक ऑप्शनल हो सकता है, जीएस का कोई 1 या 2 हो सकता है। ये आपको कॉल लेना है कि हम 3 करें या 2 करें, एक से ज़्यादा तो करिए ही करिए यदि क्लास कंप्लीट हो गई है। क्लास नहीं कंप्लीट हुई है तो जो कराया जाता है उसको पढ़िए, प्लस पीछे का कोई एक सब्जेक्ट ज़रूर थोड़ा बहुत दोहराया करिए आप, 1 घंटे 2 घंटे। ठीक है, सारी बातें याद रखने पे हैं। तो एक बार रिवीजन के लिए आपने पूछा था, उसके बारे में भी आपको आइडिया दे दिया है ना। हमारे पास समय थोड़ा भी इस वाले सेशन में कम रहता है। अब ऐसे किसी सवाल पे बहुत सारी बातें कर चुके हैं हम लोग, अब टॉपिक पे सीधे आ जाते हैं फिर एक बार हम।
ठीक है, सारी समस्या तो याद रखने पे आ रही है, आप में से किसी ने लिखा है, अच्छी बात है, ठीक है। और हमने क्या कहा, बिना मेंस की तैयारी के, जैसे दिसंबर तक हम तैयारी अच्छी करेंगे तब जाइए प्रीलिम्स के लिए आप, ताकि पीटी के बाद अभ्यास कर सकें 2-3 महीने आप मेंस की। विदाउट राइटिंग, लगातार टाइम मैनेजमेंट, सही दिशा में लिखना, मेंस नहीं होने वाला है। पीटी में भी सेम चीज़ है, प्रैक्टिस, कमियों को पकड़ना, ठीक है। बातें तो बहुत कुछ है करने के लिए, मेरे ख्याल में 2-3 काम काम की बातें जो मैं हर पिछले कई सालों से सिखाता आ रहा हूँ बच्चों को, आप भी करिए इस पे अमल, जो आपका और अच्छा लगे इसको और इम्प्रूव करिए। आप ऐसा नहीं कि आप इसमें कुछ आपको लगे तो और संशोधन करिए, आप इसमें आप, बहुत सारे तरीके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी क्या करूँगा, मैं कल से पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको हैंडआउट्स पहले उपलब्ध करा दूँ, ताकि थोड़ा सा और स्पीड अप हो जाए आपका टॉपिक है ना। ज़्यादा टॉपिक है नहीं तो मैं, हमारा टॉपिक अभी जो होगा, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो राज्यों या क्षेत्रों का पुनर्गठन। राज्यों या क्षेत्रों का पुनर्गठन, ब्रैकेट में आप कर लेंगे एक भाषा, मतलब भाषा भी एक आधार होगा, ठीक। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक हम पढ़ेंगे 1947 से पूर्व ब्रिटिश सरकार किस प्रकार प्रांतों का गठन पुनर्गठन करती थी, और राष्ट्रीय आंदोलन का दृष्टिकोण क्या था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में जब भी कोई सवाल पूछा जाए तो हमेशा एक तरीका रखिएगा सोचने का, 1947 से पहले उससे संबंधित क्या क्या हुआ था, एक आइडिया सा रखिएगा हमेशा, ठीक। फिर 1947 के पश्चात, कि मैं भी लिखाता चला जाऊंगा आपको, अलग अलग आयोग है, 6-7-8 पॉइंट्स है, जो भी हमने कहा ना, सिनॉप्सिस, शॉर्ट फॉर्म अभी बना दूंगा मैं इसका आज वाली क्लास का, है ना। देखो, अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्हें ये नहीं पता था कि पूरे भारत को जीत ही लेंगे, कैसे शासन करेंगे इन्हें कुछ भी नहीं पता। एक तो ब्रिटेन भी बदलाव के दौर से गुजर रहा था, ऐसा नहीं कि ब्रिटेन में बहुत विकसित राजनीतिक व्यवस्था थी, ब्रिटेन में भी परिवर्तन हो रहे थे, भारत में भी परिवर्तन हो रहे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे सुविधा के हिसाब से जीतना शुरू किया, क्षेत्रों का पुनर्गठन किया। जब उनकी पूरी भारत में पकड़ मजबूत बन गई, फिर वो अपने फायदे को देख करके क्षेत्रों का पुनर्गठन करते। जब हमें आज़ादी मिली, ठीक, एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया, बाकी बड़ा हिस्सा तो हमारे पास रह गया, भारत, है ना। तो एक तो अंग्रेजों के समय के प्रांत थे भारत में, प्लस इतने सारे रियासतें थे। इन सबको पुनर्गठन, क्षेत्रों का पुनर्गठन क्यों किया जाता है, प्रशासनिक सुविधा के लिए, ठीक। और कोई भी राज्य बनाया जाता है उसमें एक देखा जाता है, क्या वो आर्थिक ज़रूरतें पूरा कर पाएगा, क्या प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से बेहतर होगा, क्या कोई सांस्कृतिक आधार है उसका, भाषा या धर्म, क्या कोई भौगोलिक आधार है, क्या उस क्षेत्र में कोई लंबा आंदोलन चला, इस तरह के लोगों की आकांक्षाएं हैं ऐसी, क्या एकता अखंडता को खतरा तो नहीं होगा। जब भी किसी क्षेत्र, कोई प्रांत बनाए जाते हैं तो कई चीज़ों पे विचार किया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि एक ही झटके में कोई प्रांत बना दिया जाता है। भाई, अंग्रेजों ने जो प्रांत बनाया तो वो अपनी सुविधाओं के हिसाब से अंग्रेजों ने प्रांत बनाया। आज़ादी के बाद अब आप सोचिए, जब भारत को आज़ादी मिली है तो क्या क्या चुनौतियां हैं, संविधान का निर्माण करना है, बहुत बड़ी चुनौती, चुनाव का आयोजन करना है, एक सांप्रदायिक दंगे को रोकना है, मार्क्सवादियों के हिंसक गतिविधियों को रोकना है, शरणार्थियों का पुनर्वास करना है, रियासतों का विलय करना है। पाकिस्तान से युद्ध अलग हो गया था शुरुआती दौर में, खाद्यान्न संकट अलग था, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना। आज़ादी के समय बहुत सारी चुनौतियां थी, ठीक है, आज़ादी के समय बहुत सारी चुनौतियां थी।
तो क्षेत्रों का पुनर्गठन का भी मुद्दा सामने आएगा कि अब प्रांत बनना चाहिए। कुछ मुद्दे ऐसे थे जो आज़ादी के पहले, जैसे आंध्र प्रदेश की मांग आज़ादी से पहले से हो रही थी। ठीक है, तो एक बड़ा सवाल था। शुरू शुरू में नेताओं को क्या लगा, जो देश चला रहे थे, जो संविधान बना रहे थे, कि भाई अब अपना देश है, आज़ादी मिल गई है, हम इसको भी कर लेंगे ना, पहले भी हम लोग बाकी समस्याओं को जरा सुलझा लेते हैं। ऐसा हुआ भी, लेकिन धीरे धीरे फिर ये मांग बढ़ने लगी और कई बार क्षेत्रों का पुनर्गठन हिंसक रूप धारण कर लेता था। देश की एकता अखंडता के समक्ष ये चुनौती बन गई, देश के एकीकरण के समक्ष चुनौती बन गई। लेकिन मज़ेदार बात यह है, और हमारे नेताओं की दूरदर्शिता कहिए, योग्यता कहिए, जनता की समझदारी कहिए, कि हमने लोकतांत्रिक तरीके से इस समस्या का भी समाधान किया, कुशलतापूर्वक हमने क्षेत्रों का पुनर्गठन किया। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था भाषा के आधार पे। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कई आधार होते हैं कोई भी प्रांत बनता है। ठीक, एक समरी सी हो गई है, इसी को मैं लिखवाने जा रहा हूँ। आप टॉपिक हमारा क्या है, राज्यों या क्षेत्रों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर। 47 से पूर्व ब्रिटिश सरकार का नज़रिया क्या था और आंदोलन का नज़रिया क्या था, हम ऐसे लिखते जाएंगे। लिखें आप ज़रा, 1947 से पूर्व ब्रिटिश सरकार के बारे में लिखें कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने अठारहवीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने भारत को जीतना प्रारंभ किया, जीतना प्रारंभ किया, तब तब साम्राज्यवादी उद्देश्य से साम्राज्यवादी उद्देश्य से क्षेत्रों की निकटता को देखते हुए क्षेत्रों की निकटता को देखते हुए बंगाल बंगाल बॉम्बे बॉम्बे एवं मद्रास प्रांत में मद्रास प्रांत में नए नए क्षेत्रों को शामिल किया। मद्रास प्रांत में नए नए क्षेत्रों को शामिल किया। लिख लीजिए, भी समझा भी दूंगा आपको मैं। अगला पॉइंट लिखें। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जब साम्राज्य का दायरा बढ़ा, साम्राज्य का दायरा बढ़ा, साम्राज्य का दायरा बढ़ा, तब अंग्रेजों ने जब साम्राज्य का दायरा बढ़ा तब अंग्रेजों ने उत्तर पश्चिम प्रांत नामक एक नए प्रांत का गठन किया।
एक नए प्रांत का गठन किया। अगला पॉइंट लिखें, प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए कुछ कमिश्नरी क्षेत्रों का भी गठन किया। कमिश्नरी क्षेत्रों का भी गठन किया जहां केंद्र के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर शासन किए जाते थे। जहां केंद्र के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर शासन किए जाते थे। जैसे मान लो कोई भी, जैसे कुर्ग है, या कभी दिल्ली है, या कभी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, या कभी अजमेर है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब कमिश्नरी क्षेत्र, जैसे आज संघ शासित क्षेत्र होता है ना, जहाँ सेंटर का सीधे शासन होता है, वैसे अंग्रेजों के समय कमिश्नरी क्षेत्र था, क्योंकि हर क्षेत्र को प्रांत का दर्जा दे नहीं सकते थे, स्ट्रैटेजिक कारण से, या उसका सर्वाइवल मुश्किल था, है ना। अभी तक जो हमने लिखाया उसको जरा मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। अब इसमें जो मैं आपको एक बात बता रहा था, आपको यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था, जैसे हमने कहा मान लो बॉम्बे है, ठीक, ऐसे ही मान लो आप यहाँ मद्रास है, यहाँ मान लो कलकत्ता है। अंग्रेजों ने जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा को जीता तो अंग्रेजों ने यहाँ शासन करना शुरू कर दिया, बंगाल प्रांत हो गया। अंग्रेजों ने जब कर्नाटक यानी तमिलनाडु वाले सब इलाके को जीता, ये सब जितना इलाका था ये सब मद्रास प्रांत हो गया। अंग्रेजों ने ये जितना इलाका, गुजरात, ये मध्य प्रदेश, ये सब जीता, ये सब बॉम्बे प्रांत। अंग्रेज जहाँ जीतते चले गए वहाँ आस पास वो प्रांतों का गठन उसी में शामिल करते चले गए, नए नए क्षेत्र। अब सोचो ना, सिंध का इलाका अंग्रेजों ने जीता, इसको भी बॉम्बे का हिस्सा बना दिया। जैसे जैसे अंग्रेज फैलते गए वैसे वैसे उन्होंने शासन उसी प्रांत पे, जब भारत में एकदम मजबूत है, उनको लगा कि और बेहतर शासन करना है, तब अंग्रेजों ने क्या किया, इस वाले इलाके में यहाँ पर एक उत्तर पश्चिम प्रांत बनाया। ये देखो, उत्तर में था और पश्चिम में था, यूपी का इलाका था ये। उत्तर पश्चिम प्रांत बनाया अंग्रेजों ने, जो मैंने आपको लिखा है प्रशासनिक सुविधा के लिए। और कहीं कहीं पे वो कमिश्नरी क्षेत्र बनाया करते थे। अंग्रेज जैसी जैसी परिस्थितियां आई वैसे वैसे काम करते गए। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, 20वीं सदी में, अभी हम लोग 47 से पहले वाला लिख रहे हैं कि अंग्रेजों ने कैसे बनाया। देखिए 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव, राष्ट्रीय आंदोलन का दबाव, सांप्रदायिक दबाव, सांप्रदायिक दबाव, प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक सुविधा तथा राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से भी आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से भी कमजोर करने के उद्देश्य से भी ब्रिटिश सरकार ने प्रांतों का गठन, पुनर्गठन किया। ठीक है,
ये तो पीछे की बात हमने बता दी, थोड़ा सा अब आगे की बात कर रहे हैं। 1900 के बाद प्रांतों का गठन पुनर्गठन किया। इसमें लिखेंगे अगला पॉइंट, 1905 में बंगाल का विभाजन राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया। बंगाल का विभाजन राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया। आपको पता ही है, बंग भंग आंदोलन आपने पढ़ा होगा, स्वदेशी आंदोलन है ना। बंगाल का बंटवारा कैसे किया गया था, तो मेन तो सांप्रदायिकता था और ये सब था, है ना। इसी में लिखे, हालांकि हालांकि जन दबाव के कारण जन दबाव के कारण अंग्रेजों को निर्णय में संशोधन करना पड़ा। संशोधन करना पड़ा 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया। बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया। बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें। 1935 के अधिनियम में 35 के अधिनियम में बॉम्बे से सिंध को अलग किया गया। बॉम्बे से सिंध को अलग किया गया और उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। लेकिन इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जन दबाव एवं सांप्रदायिकता की राजनीति थी। जन दबाव एवं सांप्रदायिकता की राजनीति थी। जैसे सिंध को अलग किया गया तो आपको पता होगा, मुस्लिम लीग का डिमांड था बहुत, वो हाई वाला, है ना। सांप्रदायिकता भी हो गया, प्लस भाषाई आधार भी था। बिहार उड़ीसा अलग हुआ, भाषाई मतलब लोकतांत्रिक दबाव बहुत था। हिंदी भाषी प्रांत होना चाहिए, उड़िया भाषी भाषा के आधार पर। इसी में लिखेंगे आप 1935 में ही
1935 में ही उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को पूर्ण प्रांत का दर्जा दिया गया। पूर्ण प्रांत का दर्जा दिया गया। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी, तो सांप्रदायिक उसको खुश रखना था मुस्लिम लीग को। तो प्रांत बन तो रहे हैं, तो ब्रिटिश सरकार जो पुनर्गठन कर रही है तो वो अपने राजनीतिक फायदे को देख करके कर रही है, कुछ पब्लिक का दबाव भी है। जैसे 35 के अधिनियम में ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ये भी पुनर्गठन का हिस्सा था। अदन बॉम्बे प्रांत का हिस्सा था, बॉम्बे से उसको अलग किया गया अदन को। ठीक है, ऐसे आप देखोगे 47 के पहले जो पुनर्गठन हो रहे हैं, जो ब्रिटिश सरकार कर रही है, वो साम्राज्यवादी उद्देश्यों से भारतीयों को आपस में लड़ाने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए, और कुछ कुछ प्रशासनिक सुविधाओं के लिए भी। क्यों अंग्रेज ऐसा काम करेंगे? इन कारणों से कर रहे हैं। इसी में लिखे, हालांकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्षेत्रों का जब पुनर्गठन किया गया, उसमें कभी 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 भाषाई आधार को भी महत्व दिया गया। महत्व दिया गया, जैसे बिहार, उड़ीसा, सिंध, बंगाल इत्यादि। बंगाल में उतार चढ़ाव भी है, बट बाद में बंगाल को भी भाषा के आधार पर एक किया गया था। असम कभी बंगाल का हिस्सा था, तो इतना आपको नहीं जानना है। आपको बस ये समझना है कि आज़ादी के बाद क्षेत्रों का पुनर्गठन एक बड़ी चुनौती थी। आप शुरू में देखिएगा, 5 मिनट में मैंने समझाया है क्यों बड़ी चुनौती थी। बट कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, मान लो 15 अगस्त 47 को अंग्रेजों के हाथ से नियंत्रण निकल के हमारे हाथ में आ गया। भारत में बाकी सब कुछ तो वही चल रहा था ना, बस केवल नियंत्रण। अब आदेश 3 डाउनिंग स्ट्रीट या ब्रिटेन से नहीं आएगा, बल्कि अब आदेश जो है लुटियंस दिल्ली से निकलेगा अब। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम बन गया था, है ना, बस इतना अंतर आया था। तो पुरानी चीज़ों को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम तो आगे की प्रक्रिया को हम, इसलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले टॉपिक में कुछ कुछ, ताकि पूरा अब तक कैसे पुनर्गठन हुआ आपको एक पूरी तस्वीर बनेगी। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया आपको, देखेंगे आप ब्रिटिश सरकार का क्या दृष्टिकोण था। आप सबको पता होगा 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जब प्रांतों में चुनाव किया गया तो 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। ठीक, और इन्हीं 11 प्रांतों में से पाकिस्तान और भारत बना था। सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत किसके पास चला गया था? अंग्रेजों के पास। पंजाब और बंगाल का बंटवारा हो गया था, 4 प्रांत ये हो गए, 7 और थे इसके अलावा। यदि आपको पूरा याद हो मॉडर्न इंडिया का वो 35 का अधिनियम और 37 का चुनाव, तो आपको 11 प्रांत के भी नाम याद आ जाएंगे। ऐसे बोल दे रहा हूँ मैं, उत्तर पश्चिम में 3 प्रांत हैं आपके, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध और पंजाब। पंजाब का बंटवारा हो जाएगा भारत और पाकिस्तान में। ठीक, ईस्ट में 2 प्रांत हो गए, बंगाल और असम, 5 हो गए आपके। ठीक, फिर आपका इसके बाद बिहार हो गया 6, यूपी को संयुक्त प्रांत कहते थे 7, एमपी को मध्य प्रांत कहते थे 8, बॉम्बे 9। ठीक, मद्रास आपका हो गया एक, 10। ठीक है, और उड़ीसा आपका एक हो गया 11। 11 प्रांत हो गए आपके। इसमें से 5 मुस्लिम बहुल प्रांत थे और 6 हिंदू बहुल प्रांत थे।
जो मुस्लिम बहुल प्रांत था उसका ही बंटवारा हुआ, प्लस कुछ मुस्लिम बहुल प्रांत पाकिस्तान में चला गया। जैसे सिंध चला गया, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत चला गया पाकिस्तान के पास। पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, असम का कुछ हिस्सा भी गया उसके पास। ठीक है, तो ऐसे करके पाकिस्तान बना था। मॉडर्न इंडिया में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपको ये बातें समझ आई होंगी, ध्यान में होगा कैसे बना था। ठीक है, तो ये ऐसे करके एक क्षेत्रीय बात हो गई। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, लिखें आप, राष्ट्रीय आंदोलन का दृष्टिकोण। ठीक है, लिखें आप, राष्ट्रीय आंदोलन का दृष्टिकोण। ठीक है, आपकी यहाँ लिखेंगे आपकी प्रांतों के गठन या पुनर्गठन को लेकर पुनर्गठन को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में भी कुछ दृष्टिकोण उभर रहा था। लिखें, जैसे जैसे 1920 तक, 1920 के नागपुर अधिवेशन कर लीजिएगा। जैसे 1920 के नागपुर अधिवेशन में, 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रांतीय कांग्रेस समितियों को जो जो प्रांत थे, समितियां थी, समितियों को भाषाई आधार पर कार्य करने को कहा। भाषाई आधार पर कार्य करने को कहा। नागपुर अधिवेशन हुआ था, वी राघवाचारी थे। कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था कि जहाँ तक संभव हो हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में यूज करें हम लोग पूरे भारत में, ताकि अपनी भाषा होनी चाहिए। और प्रांतीय कांग्रेस समितियां जो हैं क्षेत्रीय भाषा में, कोई कन्नड़ में, कोई मलयालम में, तेलुगु में, जो जो क्षेत्रीय भाषा उसमें काम, एक तरह से कांग्रेस मान रही थी क्षेत्रीय भाषा में काम करने से आम लोगों से जुड़ाव बेहतर होगा। यानी कल भाषा के आधार पर यदि प्रांत बनते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे कांग्रेस ने इस बात को मान लिया, कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखें में 1928 में 1928 में नेहरू रिपोर्ट में भी नेहरू रिपोर्ट में भी भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई। की गई। नेहरू रिपोर्ट आपको याद होगा, 28 में एक सर्वदलीय समिति बनी थी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और उसकी जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, तो उस रिपोर्ट में भी भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग, जैसे उसमें सिंध की मांग की गई थी, उसी में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत सब मांग की गई थी उसके अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, इस प्रकार
इस प्रकार आजादी से पूर्व राष्ट्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व भाषाई आधार पर भाषाई आधार पर क्षेत्रों के पुनर्गठन को लेकर क्षेत्रों को पुनर्गठन को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखता था। पुनर्गठन को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखता था। सकारात्मक दृष्टिकोण रखता था। तो अब एक तस्वीर साफ हो जाएगी कि आज़ादी के बाद जो आज हमारे राज्य हैं और संघ शासित क्षेत्र हैं, तो 47 के पहले तो ये दृष्टिकोण था और ये सफर था। अब आगे कैसे ये सफर बढ़ा, कम से कम आज़ादी के पहले 2-3 दशक में। देखो, राज्यों का गठन पुनर्गठन आपको पॉलिटी में पढ़ना है, आपने पढ़ा भी होगा। बट आज़ादी के समय क्या सिचुएशन थी, आज़ादी के बाद सिचुएशन क्या थी, उसके बारे में आमतौर पे पॉलिटी में आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उतना रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे। पोस्ट इंडिपेंडेंस इन्हीं सब कारणों से दिया गया है। ठीक। अब आप देखें स्वतंत्रता के पश्चात, ये तो कि स्वतंत्रता पूर्व, अभी है 2 मिनट टाइम, लिख लीजिए आप। स्वतंत्रता के पश्चात लिखिए आप, शीर्षक देने के बाद कि स्वतंत्रता के पश्चात भी स्वतंत्रता के पश्चात भी क्षेत्रों के पुनर्गठन और भाषाई आधार पर क्षेत्रों के पुनर्गठन की मांग उठी। ठीक है, क्षेत्रों के पुनर्गठन की मांग उठी। ठीक, ये मांग उठा उस समय भी कि हाँ भाई। देखिए, हालांकि स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय नेतृत्व विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा था। लेकिन अब जैसे संविधान का निर्माण, कौमा, रियासतों का विलय, सांप्रदायिक दंगे, शरणार्थियों का पुनर्वास, मार्क्सवादियों का हिंसक विरोध इत्यादि। लास्ट लाइन लिखें आप, आज का लास्ट लाइन, इत्यादि। लिखे, इन चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व
राष्ट्रीय नेतृत्व क्षेत्रों के पुनर्गठन के मुद्दे को कुछ समय के लिए स्थगित रखना चाहता था। ये लोग सोच रहे थे ना कि आज़ादी मिल ही गई है ना, 2-4-5 वर्षों में पुनर्गठन कर लेंगे, पहले बाकी समस्याओं को सुलझा लें। बाकी समस्याएं क्या थी वो भी हमने बताया। समस्याओं की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी हैं, कृषि में, उद्योग में। अब लिखने की ज़रूरत नहीं, बस एक फ्लो बनाना होता है कि हमें किस तरह से फिर आगे बढ़ना था, ये चुनौतियाँ थी। ठीक, तो कल बात करेंगे ना आपसे हम, तो फिर आगे क्या क्या हुआ, दार आयोग, जेबीपी समिति, 53 का आयोग, 56 का गठन, बॉम्बे का मुद्दा, पंजाब का मुद्दा, ऐसे करके कल इसको कंप्लीट करके हम लोग नए टॉपिक में, आई विल ट्राई माई बेस्ट, कल हम लोग कुछ हैंडआउट्स वगैरह के साथ इसको करें तो थोड़ा स्पीड अप हो जाएगी क्लास हमारी, है ना। देखता हूँ क्या कुछ कर पाता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू एंड सी यू। आज तो काफ़ी कुछ बता दिया, सवाल फिर कल कभी ले लेंगे कुछ आपका होगा तो। ठीक है, थैंक यू।